नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो देते ही हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 6 मेहमान हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से और दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। और साथ ही 2 और मेहमान होंगे हमारे साथ। एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा होंगे, बीकानेर से जुड़ेंगे, और साथ ही हमारे साथ अरुण सेखसरिया होंगे, एमडी हैं डीडी कॉटन से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि किस तरह का एक्शन ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिल रहा है। गोल्ड और सिल्वर कल की कमजोरी आज भी दिख रही है। 59,000 के आसपास अब सोना आ चुका है। हल्की गिरावट यहां पर। चांदी में 250 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है, 70,700 रुपए के आसपास। कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का भाव $89 के आसपास। वेनेजुएला से डील होने की उम्मीद अब लग रही है और वहां से एक्सपोर्ट पर जो पाबंदी यूएस की थी उसमें ढील दी जा सकती है। इस खबर से कीमतों पर दबाव बना है। नेचुरल गैस आज घरेलू बाजार में कमजोर है, 260 रुपए के नीचे एमसीएक्स पर, नाइमेक्स पर $3 के ऊपर है। कॉपर की बात करें तो यहां पर गिरावट ज्यादा दिख रही है। कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम तीनों ही बेस मेटल्स में आज कमजोरी है। लेड एक ऐसा काउंटर है पूरे ही बेस मेटल्स पैक में जहां आज हल्की तेजी दिख रही है। अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में मसालों में अच्छी तेजी दिख रही है। अगर हफ्ते भर में बात करें तो करीब 10% की तेजी के साथ आज भी जीरा मजबूत है, 58,000 के बेहद करीब। जीरा का अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट, नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट, हल्दी 14,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। 1.5% से ज्यादा की तेजी नहीं, अब तेजी बढ़ी है। ये तेजी अब बढ़कर करीब करीब 3% की हो चुकी है। धनिया 6,900 रुपए के आसपास निचले स्तरों पर खरीदारी है। ग्वारगम और ग्वार सीड इन दोनों ही काउंटर में 1.5% तक की तेजी आज नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में दिख रही है। चलिए, ये तो बात हुई, लेकिन अब बात कर लेते हैं एक अहम खबर की। वो खबर ये है कि बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। देश के कई ऐसे राज्य और कई इलाके हैं जहां पर काफी बारिश हुई है। कल और आज भी बारिश हो रही है कुछ इलाकों में। इसमें पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हुई है और राजस्थान, कुछ अहम एग्री बेल्ट में भी काफी बारिश हुई है। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा साहब है, एग्री एक्सपर्ट है, बीकानेर से आते हैं। पुखराज जी, राजस्थान का क्या हाल है और किन किन फसलों को इस बारिश से नुकसान हुआ है? देखिए विश्व मोहन जी, अलग अलग जगह कहीं भारी कहीं कम बरसात हुई है। जैसलमेर एरिया में अभी सुबह के समाचार तक 3.5 इंच बरसात हो चुकी थी रात को। तो वहाँ निश्चित रूप से जो भी फसल खड़ी थी खेतों में, जैसे कपास की फसल है, ग्वार की फसल है, उसको नुकसान हुआ है। और जहाँ हल्की फसलें, कपास की फसलों को तो काफी जगह नुकसान हुआ है, पर जहाँ हल्की बरसात है वहाँ कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। हाँ, अभी तक के समाचारों के अनुसार जैसलमेर जिले के अंदर नुकसान के समाचार है, ये पुख्ता है। जी सर, ग्वार का क्या हाल चाल है? क्योंकि ग्वार की तो अराइवल जारी है। क्या लग रहा है, क्या जो फसलें, तैयार फसलें जो खेतों में होंगी या जो कटाई जिसकी हो चुकी होंगी, क्या वहां पर भी नुकसान की कुछ खबर आ रही है ग्वार को लेकर? बिल्कुल, वहाँ भी यदि थोड़ी भी बरसात हुई है और फसल कटी हुई है तो उसके अंदर क्वालिटी का तो नुकसान है ही, पर इसके अलावा जहाँ तेज बारिश के साथ में, आंधी के साथ में बरसात हुई है, वहाँ ग्वार की फसल को नुकसान ही पहुंचा, फायदा की तो कोई बात ही नहीं है। विश्वमोहन जी, काफी जगह नुकसान है, पर बरसात का ये अलग अलग जगह अलग अलग तरह की बरसात हुई है। जैसे हमारे यहाँ 0.25 इंच से 1 इंच बारिश हुई है, तो कहीं जैसलमेर 3 इंच हुई है, तो कहीं 1.5 इंच हुई है। तो अलग अलग जगह बारिश का आंकलन अब धीरे धीरे आना शुरू होगा, पर निश्चित है ये कि इस बरसात से अभी की जो फसलें हैं उसमें नुकसान है। आने वाला समय जो चना का, सरसों का, जीरा का, इस सब का, सौंफ का है, उसके लिए बरसात अच्छी है। सुमन जी, फसलें जो तैयार फसलें हैं उनको तो इससे फायदा नहीं होगा, लेकिन मॉइस्चर के हिसाब से नमी अगर खेतों में मिलती है तो रबी सीजन की जो बुआई होगी उसके लिए बेहतर जरूर हो सकता है। लेकिन तैयार फसलों के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, जैसा पुखराज जी कह रहे थे कि राजस्थान में तो हो ही रही है बारिश, कई सारे ऐसे राज्य हैं उत्तर भारत में जहां पर काफी बारिश हुई है और कई फसलों को काफी नुकसान हुआ है। जो फसलें तैयार थी वहां पर अगर पानी लगी है, खेत में कटाई करके सूखने के लिए अगर रखा गया है, वहां पर पानी पड़ने से खराब होने का डर है। और जो लगी हुई फसल है वहां पर भी क्वालिटी को लेकर चिंता है। शुक्रिया पुखराज जी, आपने वक्त निकाला। केडिया जी, ग्वार की हम बात कर रहे थे, क्या लग रहा है आज हल्की तेजी दिख रही है 1 से 1.5% की आसपास की, क्या आपको लग रहा है ये तेजी और बढ़ेगी यहां से?
नमस्कार विश्वमन जी। डेफिनेटली जैसे मैंने सेमिनार के टाइम पे भी कहा था कि इनिशियली अगर हम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर की बात करें तो मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा, बट जैसे से 20 अक्टूबर के बियॉन्ड जाएंगे हम मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम टेक्निकली भी आना चाहिए। फंडामेंटल साइड भी हम देख रहे हैं, कहीं पे भी कोई खराबी दिखाई नहीं दे रही। इनफैक्ट जो बरसाती हुई है इससे भी हम देखेंगे कि अराइवल में भी और ड्रॉप आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि 5650 से लेके चलना चाहिए। इमीडिएट टारगेट तो 5850 है, बट हो सकता है कि अगर हम मिड ऑफ नवंबर तक की बात करें तो 6150 तक का भी लेवल गवार शीट में मिल जाए। गवार गम में भी मल्टीपल ऑफ टाइम 11-11-200 के सपोर्ट से मार्केट अच्छा उठता हुआ दिखाई दिया है, तो करंट लेवल पे गवार गम को भी लेना चाहिए। इमीडिएट टारगेट तो 11900 से 12000 का है, बट कुल मिला के ये भी 12500 तक का लेवल नवंबर मिड तक दिखा देगा, तो दोनों ही काउंटर पे बाइंग करके चलना चाहिए। काउंटर में बाइंग करके चलना चाहिए। ग्वारसीड और ग्वारगम लग रहा है ये तेजी और बढ़ेगी। 11900 के टारगेट के लिए ग्वारगम खरीद ले और ग्वारसीड 5850 के टारगेट के लिए खरीद ले। अब बात कर लेते हैं मसालों की। केरिया जी, मसालों में भी आप काफ़ी अच्छी तेजी दिख रही है। हल्दी की तेजी तो बढ़ती जा रही है, करीब करीब 3% तक की तेजी अब हल्दी में दिख रही है। दिसंबर का अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है, अक्टूबर के बाद सीधा दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पर ये तेजी दिख रही है। धनिया की भी तेजी बढ़ी है। शुरुआत बेहद सुस्त थी, अब धनिया का जो वायदा है करीब करीब अब 2% की तेजी दिखा रहा है। 6925 के आसपास धनिया का नवंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है और जीरे में भी ठीक ठाक तेजी दिख रही है। जीरे की तेजी तो एक्सटेंड हो ही रही है, हफ्ते भर से ये तेजी चल रही है। क्या लग रहा है इन तीनों ही काउंटर में क्या करे केरिया जी? पैक में मुझे लगता है कि 23-24 में कंटिन्यू तेजी रहेगी। सबसे पहले हम जीरे की बात कर लेते तो हमने पहले भी कहा था जीरे में कि 64 के ऊपर टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा अगस्त मिड तक। उसके बाद हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा था जहां पे हमारा एक्सपेक्टेशन 51-52 था, बट 53 के लो से मार्केट में अच्छी तेजी आई। जो पहले डर था चाइना के री एक्सपोर्ट का वो सब हुआ नहीं है, और टाइमिंग मुझे लगता है खाली जो अभी गिराव था वो स्विंग एरिया बढ़ जाएगा उसको लेकर था। तो मुझे लगता है स्विंग का एरिया तो डेफिनेटली बढ़ेगा, बट कुल मिला के बैलेंस शीट काफी टाइट है और एक्सपोर्ट्स में इस बार इंडिया का ही दबदबा रहेगा, खास करके जनवरी मंथ में। तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी जीरा काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। हाँ, बीच में अभी जो एक बड़ी रैली आई है तो थोड़ा पुल बैक अगर मिलता है समझो 57 के आसपास तो लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट तो 60-61 का ही है। एक बार स्विंग के आंकड़े आ जाते हैं उसके बाद ये और तेजी करेगा। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी में जैसे हमने अगस्त में भी कहा था कि प्राइजेस 18,000 का लेवल सस्टेन नहीं करेगा और एक फॉल आना चाहिए, तो हमने 12,850 का एक फॉल देखा भी है। 13-13.5 बहुत बढ़िया लेवल था बाइंग करने के लिए। इनफैक्ट मुझे लगता है 14,100 का भाव जो अभी चल रहा है ये भी अच्छा मौका है लेने के लिए 14,800 से 15,000 के टारगेट के लिए। अंत में अगर धनिया की बात करें तो धनिया में अभी रशियन कोरिएंडर मार्केट में काफी अवेलेबल है। पिछले 2 सेमिनार में भी मैंने देखा था कि अराइवल्स काफी अच्छे भी है, अच्छी क्रॉप थी, तो अभी तो अपसाइड दिखा रहा है, बट 7,150 के ऊपर टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 7,100-7,150 का लेवल दिखाने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग करेगा। नवंबर मिड के बाद इसमें तेजी आनी चाहिए जो फिर से 7,500-7,800 का लेवल दिखा दे, बट अगर इमीडिएट अगले 2 दिन की बात करें तो पूरे मसालों के अंदर तेजी का रुख रहेगा, जहां धनिया भी मुझे लगता है 7,750 तक का लेवल दिखा सकता है। चलिए, अब हमारे साथ कॉटन पर बात करने के लिए अरुण शेख सरिया जी हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर, नए सीजन को, पुराने सीजन का तो आप लोगों ने फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं। नए सीजन को लेकर 2023-24 के सीजन के लिए कॉटन उत्पादन का क्या अनुमान है? देखिए, नमस्कार जी। एक तो सबसे पहले तो जो एकरेज हुई है वो एकरेज लास्ट ईयर से थोड़ी कमती है, और इसके अंदर अपन ने अभी तक ये समर क्रॉप में जो एकरेज आती है उसको फैक्टर नहीं किया है। तो टोटल डिफरेंस मेरे हिसाब से लास्ट ईयर 22-23 और 23-24 के अंदर लगभग 2-1 लाख हेक्टर का हो सकता है फर्क, नंबर 1। तो उसके अंदर कोई ज्यादा उत्पादन कमती होने की संभावना इन टर्म्स ऑफ एकरेज वाइज कोई ज्यादा होने की संभावना नहीं है। इन टर्म्स ऑफ न्यू क्रॉप अभी ऐसे समाचार कई स्टेट्स में आ रहे हैं कि भी नुकसान है, पिंक बॉलवर्म का नुकसान है, बारिश के कारण नुकसान हो गया है, बारिश नहीं होने के कारण नुकसान हो गया है। पर ऐसा अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है एट दिस टाइम, बिकॉज अभी सीजन शुरुआत हो रही है, करीब 10 दिन ही हुए हैं, 10-15 दिन ही हुए हैं। तो टू मेक एन असेसमेंट कि भाई लास्ट ईयर से कमती है कि ज्यादा है वो बड़ा मुश्किल है। और सीआई ने भी अभी तक कोई नंबर आंकड़े अभी तक कोई रिलीज किए नहीं है, बट जहां तक ऐसे बातचीत होने से लग रहा है कि लास्ट ईयर के मुकाबले में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क होना नहीं चाहिए। अनुमान सीआई ने जारी किया था आप लोगों ने कि 318 लाख गांठ के आसपास का होगा। हालांकि सरकार का अनुमान काफी ज्यादा था, इससे 343 लाख गांठ। क्या लग रहा है, क्या आपका रेंज क्या कह रहा है सर? सर, इसमें ऐसा है कि 318 जो सीआई ने किया था वो अपनी जगह ठीक है, सरकार अपनी जगह ठीक है, क्योंकि सीआई ने जो नंबर दिए है वो
प्रेसी के आंकड़े दिए हैं, और ये प्रेसिंग के आंकड़े अगर आप देखोगे तो हर स्टेट के एसोसिएशन वाले प्रेजेंट होते हैं और वो अपने आंकड़े जिनिंग फैक्ट्री को सब गिन के वो देते हैं, और जो गवर्नमेंट के जो आंकड़े आते हैं वो टोटल अराइवल्स के हैं। सो ऐसा अनुमान भी लगाना बड़ा सही है कि भाई कई जगह फार्मर्स के पास कपास अनसोल्ड भी है और कई जगह जिनर्स लोगों के पास भी कपास है, तो दोनों ही सही है। बट उसके जो नंबर जो है, जो अनप्रेस्ड कपास जो है, कपास फॉर्म में जो माल पड़ा है, उसकी प्रेसिंग इस साल में आने की संभावना पूरी। हर साल अबाउट 5 से 7 लाख गांठ की कपास रह जाती है, इस साल हो सकता है कि 10 लाख गांठ की रह गई होगी। तो ऐसा मानना है कि 318 के सामने 328-30 लाख गांठ की क्रॉप हो सकती है, जो गवर्नमेंट बोलती है 335-37 लाख गांठ। तो लंबा चौड़ा कोई ज्यादा फर्क नहीं है विश्वमोहन जी। ओके, भाव को लेकर क्या लग रहा है सर, क्या रेंज आप देख रहे हैं भाव में? एमसीएक्स पर भी बता दीजिए और आइस कॉटन का भी बता दीजिए। सर एमसीएक्स में देखिए कुछ बात करने का कोई एकदम फिजूल है, बिकॉज उधर के अगर रोज के अराइवल हिंदुस्तान में 60-70 हजार गांठ की और एमसीएक्स में वॉल्यूम ही 2000 गांठ का भी नहीं होता है, तो उसका तो कोई अभी ये कोई रेलेवेंस ही नहीं है फॉर द टाइम बीइंग। और जहां तक प्राइस है, मतलब लास्ट 6-8 महीने से ऐसी सिचुएशन है हिंदुस्तान के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर में कि डिमांड ही नहीं है। और आज अगर आप क्रॉप अभी 1 लाख रुपया का जब भी भाव था, जब भी माल खप रहा था, आज 50,000 में भी माल नहीं खपेगा, तो कोई डिमांड ही नहीं है। कौन लेके क्या करेगा? जब तक डिमांड आपकी नहीं आएगी, मेरे को नहीं लगता है कि बाजार के अंदर कोई भी सुरसराहट या कोई भी वैल्यू चेन के अंदर किधर भी कोई, क्योंकि आज यान देखो, कपड़ा देखो, रेडीमेड गारमेंट देखो, सब जगह एकदम ठंडीवाड़ी है। तो आई थिंक इट इज टोटली रिलेटेड टू डिमांड, एंड डिमांड नहीं होगी तो आज 57 हजार का भाव भी महंगा लगता है, तो डिमांड हो जाएगी तो हो सकता है 60-65 हजार भी अच्छा लगेगा। ओके, तो ये अनुमान देना कि भाई क्या रेंज होएगा ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिमांड कभी भी आ सकती है और कभी और नहीं भी आए 2-3 महीना। शुक्रिया अरुण जी, आपने वक्त निकाला और कॉटन मार्केट के बताया कि स्थिति क्या है ग्राउंड को लेकर, और जो उत्पादन को लेकर नंबर उनका अनुमान ये है कि पिछले साल के आसपास ही, पिछले सीजन के आसपास का ही उत्पादन नए सीजन में भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। हमारे बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। गोल्ड और सिल्वर के साथ शुरुआत करते हैं नॉन एग्री मार्केट में। कल की मुनाफा वसूली आज भी दिख रही है। दिनेश जी, क्या लग रहा है आपको, गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज? मोमेंटम अगर हम देखते हैं नीचे में 56,400 से गोल्ड सीधा 59,400 आया, मतलब नीचे से 3,000 रुपए की तेजी बहुत ही जल्द समय में आई है। गोल्ड में मोमेंटम अभी भी मुझे बरकरार लगता है, मुझे लगता है 59,000 राउंड इंट्राडे के हिसाब से इसमें बाइंग करना चाहिए। 59,350 का इसमें लक्ष्य दिखा जा सकता है और 58,840 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओवरऑल मुझे टारगेट बहुत अच्छे लगते हैं। गोल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। सिल्वर इंट्राडे के हिसाब से तो 70,650 के आसपास इंट्राडे बाइंग बनती है। ऊपर में 71,500 72,000 के इसमें लक्ष्य देखे जा सकते हैं। दोनों भी काउंटर आज के हिसाब से स्ट्रॉन्ग लगते हैं। गोल्ड कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सिल्वर के मुकाबले। सेल भेजा है तो क्या ऊपर में, अभी जो ऊपर में क्या बेचना है क्या गोल्ड में? हाँ, गोल्ड और सिल्वर में नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर 58,500 कई बुले बट के नीचे में एक बहुत बड़ा डिप आ जाता है तो आप इसको पोजिशनली दिवाली के हिसाब से तक भी बाय कर सकते हो। दिवाली तक मुझे लगता है कि 61,500 62,000 इसमें देखा जा सकता है। इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खरीदारी की सलाह है। ये जो कॉल है, हो सकता है कुछ यहाँ पर एरर हो, टाइपो एरर की वजह से ये कॉल आपके नहीं होंगे। 59,200 पे जो बेचने की सलाह थी, आपकी कॉल नहीं है दिनेश जी? यानी जी नहीं, मेरी नहीं सर। ओके, चलिए माफी चाहूंगा, वो कॉल्स को वापस से करेक्ट करके लेके आऊंगा। दिनेश जी की कॉल यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, 59,000 के लेवल पे गोल्ड यहाँ पे खरीदना चाहिए। भाविक, आपकी सलाह क्या है, गोल्ड में क्या करें आज? जी, मुझे भी लग रहा है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। देखिए लास्ट वीक अगर देखें तो गोल्ड काफ़ी ओवरसोल्ड में था, और लास्ट वीक हमने देखा था कि नियरली 4.5% की कॉमेक्स में रैली देखी है, तो वो रैली अच्छी है। बट अभी ऑल फैक्टर्स अगर देखें, सारे फैक्टर्स गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। जहाँ पे अभी इसराइल गाजा की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अभी नहीं कम होगा। और दूसरा है कि जो फेड के मेंबर्स है, एटलीस्ट 7 मेंबर्स ने बोला है कि अभी रेट हाइक नहीं हो सकती, और थोड़ा डॉविश स्टांस भी लिया था, तो वो गोल्ड सिल्वर दोनों के लिए पॉजिटिव है। तो अभी मुझे कोई नहीं लग रहा कि कहीं से भी कुछ बड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इंट्राडे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 58,950 पे डिप मिलता है तो बाय कर सकते हैं 59,200 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस इंट्राडे रख सकते हैं 58,800 का। यानी भाभी को भी लग रहा है कि यहाँ पे खरीद कर ही जाना चाहिए, मोमेंटम बना रहेगा। ये जो 2 दिनों की जो वीकनेस आई है, यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। अजय जी, आप दोनों ही मेहमानों से सहमत है क्या, गोल्ड और सिल्वर खरीदें या बेचें? आपको क्या लग रहा है?
सोने और चांदी में डेफिनेटली मुझे लगता है कि रैली तो अभी स्टार्ट ही हुई है, बट जिस ढंग से रिसेंटली हमने देखा 3000 का एक बड़ा जंप आ चुका है, इंटरनेशनल में भी 1940 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एक करेक्टिव ड्रॉप आना चाहिए प्राइजेस में। जो 58,750 तक का लेवल गोल्ड में लग रहा है, चांदी में भी 70-200 के आसपास का एक ड्रॉप मिलना चाहिए। तो आई वुड प्रेफर के करंट लेवल से बाइंग एटलीस्ट वेट करना चाहिए, करेक्टिव डिप मिलना जरूरी है। तो 59,150 पे बेच के चलिए, 59,350 का स्टॉप लॉस रहेगा स्ट्रिक्टली। 58,750 का टारगेट गोल्ड में और चांदी के अंदर भी मुझे लगता है 71,200 के करीब बेच के चलिए, 72 के स्टॉप लॉस से एक मोमेंटम करेक्शन दिखेगा, क्योंकि कल शाम को भी हमने यूएस से जो डेटा पॉइंट आते हुए देखा था वो डॉलर को अभी भी सपोर्ट कर रहा है, और कल भी हमने बॉन्ड यील्ड को बढ़ते हुए देखा। तो एक टेम्पररी करेक्शन जरूर दिख रहा है, बट हाँ ये जरूर है कि अगर हम अगले 1.5-2 महीने की व्यू की बात करें तो ये जो ड्रिप मिलेगा उसके बाद लेना काफी एक अच्छा मौका बनेगा, बट एक बाय ऑन ड्रॉप का रणनीति बना के चलिए। यानी बाई ऑन ड्रॉप यानी गिरावट आए तब खरीदे, या फिर सेल ऑन राइज की रणनीति केडिया जी को लग रहा है कि या तो एक मोमेंटम जो भी बना हुआ है 2 दिनों से वीकनेस का, हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी गिरावट हो, तो उसके लिए सिर्फ इंट्राडे के लिए प्ले करना है। ये सेल कॉल जो केडिया जी की तरफ से आ रही है, तो ऊपर की तरफ बेचे और नीचे में यहाँ पे वापस से खरीद भी आप सकते हैं। दिव्या, आपकी सलाह क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? मोहन जी, अगर मैं सोने की बात करूं तो ये हफ्ते में तो दवाओं में देखना मिला सेफ हेवन बाइंग जो हमें सोने चांदी में देखने मिली थी लास्ट वीक, तो वो थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि यूएसए की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है कि इसराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो थोड़ा सॉल्व हो जाए, और साथ में प्रेसिडेंट बाइडेन है वो भी इसराइल का दौरा करने वाले हैं, तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि सिचुएशन जो है थोड़ी सी स्टेबल हो सकती है। साथ ही ट्रेजरी यील्ड में भी अभी तो अपटिक देखने मिला है जो प्राइसेस के लिए थोड़ा नेगेटिव है। और आज शाम को डेटा भी है कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स है जिसपे इन्वेस्टर की नजर होगी, तो थोड़ा सा हमें वॉलेटिलिटी भी देखने मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर में। तो जब तक मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं आता तब तक सेल ऑन राइज का व्यू रख सकते हैं हम लोग सोने के अंदर। सोना जो है 59,200 के अराउंड सेल करे, स्टॉप लॉस हम 59,350 का रखे और टारगेट नीचे में 59,000 का मेंटेन करे। चांदी की बात करो तो चांदी भी दबाव में है, क्योंकि कॉमेक्स डॉलर इंडेक्स और जो ट्रेजरी यील्ड है थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है, और साथ में जो चाइना के अंदर जो सेंटीमेंट्स है इन्वेस्टर के वो भी थोड़े से वीक है प्रॉपर्टी क्राइसिस की वजह से, तो सिल्वर के हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं 71,000 के अराउंड। स्टॉप लॉस हम 71,500 का रखे और टारगेट नीचे में 70,400 का मेंटेन कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स हमारे ऐसे हैं, उनको लग रहा है कि ऊपर में आज बेचना चाहिए, लेकिन इंट्राडे के लिए सिर्फ कॉल है, और जो इनके टारगेट है उसी के आसपास में नीचे में हमारे बाकी एक्सपर्ट्स खरीदने की सलाह दे रहे हैं। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल पर भी अब दबाव बना है, क्या लग रहा है दिव्या आपको, क्या करे, क्या खरीदे, कॉल या पुट? ऑप्शंस में बताइए क्या ट्रेड करे आज। कच्चे तेल के अंदर हमें ये हफ्ता बिकवाली देखने मिली है, लास्ट वीक जो काफी अच्छी रैली आई थी उसके बाद, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि जो यूएसए और जो ट्राई कर रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाए, और साथ में उन्होंने यूएसए की तरफ से एक भी स्टेटमेंट आया हुआ है कि वेनेजुएला में जो सैंक्शन जो था ऑयल एक्सपोर्ट को लेके वो कम करने की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ऑयल पर मार्केट है वो तो दबाव में रह सकता है। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए हम सेल ऑन राइज का व्यू रख सकते हैं। 7,300 का जो पुट ऑप्शन है वो 80 के आसपास बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस हम 50 का रखे और टारगेट ऊपर में 120 का मेंटेन करें। नहीं जी, आपकी कॉल क्या है? क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ही बताइएगा क्या करना चाहिए आज। नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो पिछले 4 दिनों से एक दबाव में हमें बिकवाली दिखने मिल रही है। मेन फैक्टर्स ये कि जो वेदर फोरकास्ट है वो थोड़ा मॉडरेट है, और साउथ में जो उसका आउटपुट है वो भी काफी बड़ा हुआ है, तो उसके वजह से हमें एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है। तो नेचुरल गैस भी हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं। 270 का जो पुट ऑप्शन है वो 13 के आसपास बाय करें, स्टॉप लॉस हम 11 का रखें और टारगेट ऊपर में 16 का मेंटेन करें। ये मेरा सवाल था, हालांकि दिव्या ने भी बता दिया, कोई बात नहीं। 270 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह दे रहे थे, आप क्या सलाह देंगे क्रूड और एनजी में? दिनेश जी, आपसे मेरा सवाल जी 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 क्रूड तो मुझे थोड़ा स्लाइटली मेरा विपरीत व्यू है सर। मुझे लगता है कि 7200 के आसपास क्रूड इंट्राडे के हिसाब से बाय बनेगा, 7320 का इसमें अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। तो मेरी क्रूड में ऐसा बाइंग की सलाह है, और 7200 की जो कॉल है 5500 के आसपास बाय करना चाहिए। इसमें 35 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 95 का टारगेट आप देखा जा सकता है। तो क्रूड मुझे में थोड़ा मोमेंटम अभी भी कंटिन्यूस लगता है, और अपसाइड मुझे एक बार 7320 इसमें कम से कम नजर आता है। और अगर मैं नेचुरल गैस की बात करूं तो हाँ, इसमें वीकनेस बिल्कुल नजर आती है, लेकिन 252 अगर आता है तो यहां से अपसाइड से हमने जो देखा था, जो 290 गया, अभी 259.60 आ गया है। एक जो करेक्टिव फेज था इसका ऑलमोस्ट खत्म होते आया है।
252 254 के आसपास मेरी इसमें बाइंग की सलाह है। 270 272 का इसमें टारगेट देखा जा सकता है। यानी 7,200 के आसपास क्रूड खरीदने की सलाह है। 7,320 के टारगेट के लिए यहां पर आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए वक्त हो गया, कर लेते हैं बेस मेटल्स की। जिंक सबसे ज्यादा कमजोर दिख रहा है, 218 के आसपास आ चुका है, 1% गिर गया है। भाविक बताइए जिंक में क्या करें इस गिरावट में? शॉर्ट ही रखना चाहिए, क्योंकि देखिए टेक्निकली भी देखें तो 220 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो ब्रेक कर दिया है, तो टेक्निकली एक ब्रेक डाउन आ रहा है। और चाइना में भी अगर देखें तो प्रॉपर्टी सेक्टर के अभी भी वापस काफी इश्यू आ गए हैं। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट बेस मेटल्स के सारे पैक्स है वो वीक ही रहेंगे। डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी तेजी देखने को मिली है, तो वो भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। तो जिंक अक्टूबर अगर थोड़ा भी उछाल आता है 219.80 के करीब, तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन दूंगा 217 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 221 का। ओके दिनेश जी, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है जिंक आज बेच कर जाना चाहिए? जी बिल्कुल परफेक्ट कहा इन्होंने कि जो 20 का लेवल था ये बहुत ही क्रूशियल लेवल था। 20 का लेवल इसने अच्छे वॉल्यूम से तोड़ा है। 19 के आसपास इसमें इंट्राडे सेलिंग बनती है। नीचे में 15.5 तक का लक्ष्य देख सकते हैं। ऊपर में 21 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मेरी सेल की सलाह है अभी हाल फिलहाल से। ओके, जिंक के अलावा कॉपर भी काफी कमजोर है, 697 रुपए पे है फिलहाल, और जिंक में भी कमजोरी। इन दोनों ही काउंटर पे आपका भी केडिया जी क्या होगा? देखिए पूरे बेस मेटल पैक में अगर देखें तो 15 अगस्त से ही हम देख रहे हैं कि मार्केट साइडवे टू नेगेटिव हो गया है। नो डाउट अब तक हमने कॉपर और जिंक में काफी स्टेबिलिटी देखी, क्योंकि बार बार चाइना से हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी को संभालने के लिए जो स्टिमुलस या फिर एक्शन लिया जा रहा है उसका एक होप लगा हुआ था। बट एज ऑफ नाउ कोई मटेरियल आउटकम आया नहीं है, और जिस ढंग से डॉलर में स्टेबिलिटी, बॉन्ड यील्ड में जंप है और डेटा पॉइंट भी अच्छे नहीं दिखा रहे, तो मुझे लगता है कॉपर और जिंक दोनों में ही बिकवाली रहेगी। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कॉपर बार बार में 692 693 तक का लेवल दिखाकर फिर बाउंस कर जाता है। तो मुझे लगता है एक दायरा बना हुआ है इंटरडे के लिहाज से। 700 के करीब कॉपर को बेचिए 693 के टारगेट के लिए, और जैसे दिनेश जी ने और ने भी कहा है कि जिंक में 220 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दिया है। तो टेम्परेरी मुझे लगता है कि 219 1950 या करंट लेवल से भी अगर जिंक में बेचा जाए तो लिमिटेड डाउनसाइड रहेगा, बट 216 तक का लेवल मिल जाएगा। तो पूरे बेस मेटल में कॉपर और जिंक में आज दबाव कंटिन्यू रह सकता है। बेचने की सलाह सभी एक्सपर्ट से आ रही है। दिव्या, इस बार तो कुछ कॉन्ट्रा कॉल नहीं है? कॉपर और मैं बाकी बेस मेटल की बात करूँ तो एक सेलिंग प्रेशर में ही है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स काफी वीक है प्रॉपर्टी क्राइसिस की वजह से। चाइना में जो प्रॉपर्टी डेवलपर है कंट्री गार्डन होल्डिंग, उनका जो इंटरेस्ट पेमेंट का जो ग्रेस पीरियड उनको दिया हुआ था 30 दिन का, वो भी समाप्त होने को आ चुका है। 17-18 तारीख का था अक्टूबर का। अगर वो डिफॉल्ट करते इंटरेस्ट पेमेंट में तो क्राइसिस जो और भी बढ़ सकती है, और मेटल्स जो है इंडस्ट्रियल मेटल्स वो और भी दाव में आ सकते हैं। और मैं कॉपर की मैं बात करूँ तो एलईडी के अंदर जो इन्वेंट्री है वो भी ऑलमोस्ट 2 साल के हाई पे है, तो भी प्राइजेस के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। तो कॉपर हम बेच के चले 699 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 702 का रखे, और टारगेट नीचे पे 695 का मेंटेन करें। और एल्यूमिनियम की मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टेक्निकली 200 का, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम बाय टिप्स कर सकते हैं। 201 के अराउंड बाय करें, स्टॉप लॉस हम 200 का रखें, और टारगेट ऊपर में 203 का मेंटेन करें। कॉपर जिंक बेचने की सलाह, लेकिन एल्युमिनियम यहाँ पर खरीदारी की सलाह दिव्या गगलानी की तरफ से आ रही है। दिनेश जी, अब धनिया और ग्वार सीड, इन दोनों पर आपका व्यू चाहिए? मुझे लगता है कि बहुत समय के बाद में 6900 के ऊपर अभी थोड़ा बहुत ट्रेड हो रहा है। एक शॉर्ट टर्म पुलबैक रैलीज के तौर पे हमें निश्चित तौर से देख सकते हैं। 6915 के ओवर में इसको बाय करें, और मुझे लगता है 4 से 8 दिनों के अंदर में इसमें 7200 का लेवल देखा जा सकता है। आने वाले समय में मुझे लगता है स्विंग कम होने की इसकी प्रबल संभावना लगती है। स्पाइसेस के सेक्टर में सबसे कम भाव जो है ये धनिये के है, और इसी के स्विंग कम होगी, और एक सेंटिमेंटल इफेक्ट करके मुझे लगता है 70 to 100 धनिया देखा जा सकता है। ग्वार की मैं बात करूं तो 5700 के ऊपर एक अच्छे समय के बाद में ग्वार निकली है। सुबह के सत्र में आज वॉल्यूम काफी अच्छा था। 5710 के अराउंड ग्वार इंट्राडे नवंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। 5830 का टारगेट देखा जा सकता है, और 5640 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आपने काउंटर रखते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बेहतरीन कॉल्स दिए। लेकिन